मित्रों, सभ्यता अध्ययन केंद्र और चक्रवर्ती भारत द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस व्याख्यान माला में आप सभी का स्वागत है। जो भी मित्र हमसे यहाँ यूट्यूब पर जुड़ रहे हैं, सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म फेसबुक पेज पे जुड़ रहे हैं, उन सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए उनसे मैं अनुरोध करता हूँ कि हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दें ताकि आपको इस पर अपलोड होने वाले सभी व्याख्यानों की जानकारी उचित समय पर मिल जाया करें। यह जो व्याख्यान श्रृंखला है, यह भारत के इतिहास के स्रोतों से संबंधित है। अमूमन ऐसा कह दिया जाता है कि भारत के इतिहास के स्रोत, विशेषकर प्राचीन इतिहास के स्रोत हमें उपलब्ध नहीं होते। भारत के इतिहास को हम सभी जानते हैं, 3 हिस्सों में बांटा जाता है। प्राचीन भारत का इतिहास, जिसके बारे में वो एक बड़े हिस्से के बारे में कह देते हैं वो प्री हिस्टोरिक है, क्योंकि उसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि भारतीयों को इतिहास लिखने में कोई रुचि नहीं थी, ना उनको कोई हिस्ट्री राइटिंग का यानी इतिहास लेखन की उनमें कोई परंपरा भी नहीं थी। लेकिन जो प्राचीन भारत का इतिहास वो प्रारंभ करते हैं वो 325 बीसी से मौर्य वंश से प्रारंभ करते हैं। वह इसलिए कि उस समय के ग्रीक लेखकों के कुछ उनको उपलब्ध होते हैं। हालांकि वह भी एक डिबेटेबल इशू है, वह भी एक विवादित विषय है, क्योंकि ग्रीक लेखकों ने जो लिखा है वह वास्तव में ग्रीक लेखकों का लिखा है या नहीं है, उसकी पड़ताल एक अलग जांच का विषय है, एक अलग व्याख्यान श्रृंखला की मांग करता है। उस पर हम अगले व्याख्यान श्रृंखला में चर्चा करेंगे। इस व्याख्यान श्रृंखला में, जिसको वो मध्यकालीन भारत कह रहे हैं, यानी 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक ये जो 1000 वर्ष का इतिहास है, जिसको बड़ी सरलता से, बड़ी सहजता से पूरा विश्व फटाफट कह देता है, यह भारत की पराधीनता का काल है। 1000 वर्ष की गुलामी, यह एक रटा रटाया जुमला या एक कहावत जैसा प्रचलित हो गया है। हर व्यक्ति, चाहे वह पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, भारतवर्ष 1000 वर्ष तक गुलाम रहा है, यह सहजता से कहा जाता है। इस 1000 वर्ष के इतिहास को बहुत ही विस्तार के साथ पढ़ाया जाता है, इतने विस्तार के साथ कि किस राजा का कौन बेटा हुआ, उसका बेटा कौन हुआ, उसका बेटा कौन हुआ, उसके बाद उस वंश में कौन कौन राजा हुए, उन्होंने कैसे कैसे शासन किए, कहाँ पर क्या सुधार किए, ये सब विस्तार से बताया जाता है। और बड़े हैरानी की बात है कि उसको पढ़ाते समय जो केवल मुस्लिम शासन काल है या मुस्लिम शासन का इलाका है, केवल उसके इतिहास को पढ़ाया जाता है। यानी भारतवर्ष के संपूर्ण इतिहास में, मध्यकालीन इतिहास में, पूरे भारतवर्ष को केवल और केवल मुस्लिम भारत के रूप में चित्रित करने का एक प्रयास किया जाता है। तो पहले हम यही पड़ताल करना चाहेंगे कि क्या वास्तव में इस पूरे कालखंड का जो इतिहास है, उसके जो मुस्लिम इतिहास का जो शासन का इतिहास वो लिख रहे हैं, उसके स्रोत उतने ही सुस्पष्ट हैं जितना वो चाहते हैं या जितना वो कहते हैं। क्या जैसे प्राचीन भारत का इतिहास वो कहते हैं लिखा ही नहीं गया, उसका कोई स्रोत ही नहीं मिलता, लिखित साहित्य नहीं मिलता, क्या इसका लिखित साहित्य हमारे पास उपलब्ध है? और यदि वह लिखित साहित्य उपलब्ध है तो वो कहाँ है, क्या है, किसके आधार पे ये भारतवर्ष के इस 1000 वर्ष का इतिहास लिख रहे हैं? तो हम उसकी पड़ताल करेंगे। हमारे साथ जुड़ रही हैं विदुषी प्रोफेसर कुसुमलता केडिया। प्रोफेसर कुसुमलता केडिया वैसे तो इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर रही हैं, लेकिन उनका पूरे विश्व इतिहास की बहुत गंभीर समझ है, उनका बहुत गंभीर अध्ययन है, उस पर बहुत गंभीर पकड़ है। विश्व इतिहास के साथ साथ भारत के इतिहास की जो उन्होंने पड़ताल की है वह बहुत ही अतुलनीय है। उन्होंने जो जिस दृष्टिकोण के साथ भारत के इतिहास को देखने की, समझने की, समझाने का एक प्रयास किया है, वह इस पूरे एक मध्यकालीन इतिहास पर जो मुलम्मा चढ़ाया गया है, मुस्लिम मुलम्मा, हरा मुलम्मा, उसकी परत को उतार कर रख देता है, उसको पूरा खोल कर रख देता है। हम जुड़ते हैं, हम उनसे अनुरोध करते हैं कि इस व्याख्यान को प्रारंभ करें, हम लोग सुने और लाभान्वित हुए और अपने इतिहास के सच को जानें कि किस प्रकार इस पूरे इतिहास को एक नए तरीके से व्याख्यायित करने का प्रयास हुआ, उसके पीछे सच्चा इतिहास कैसे छुपाया गया। तो पहले हम यह खंगालते हैं, जो मुस्लिम शासन का एक बिजूका जैसा खड़ा किया गया, एक इतिहास खड़ा किया गया, वह कितना सच है, उसके स्रोत कितने विश्वसनीय हैं, उसके लेखकीय प्रमाण कितने पुख्ता हैं, कितने पुष्ट हैं। आज हम लोग एक अत्यंत नए विषय की शुरुआत कर रहे हैं। ये मेरी समझ से लंबा चलेगा। आज का भाषण इंट्रोडक्टरी है, केवल विषय है EIC क्लर्कों की खुराफात और मोहम्मदन इतिहास का बिजूका। और इसका प्रयोजन क्या है? हिंदुओं को डराने के लिए कंस्ट्रक्टेड हिस्ट्री,
अब यहाँ एक एक शब्द को मैं स्पष्ट करती चलूँ। EIC का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, जो 1757 से 1860 तक भारत में है। इसके क्लर्कों ने, इसके सिपाहियों ने, इसके मामूली मुंशियों ने, क्लर्क तो बड़का बाबू हो जाता है, इसके मामूली मुंशियों ने, इसके मामूली मजदूर किस्म के लोगों ने जो लिखा, वो भारत के विश्वविद्यालय अत्यंत लज्जाजनक और शर्मनाक है, इतिहास के रूप में पढ़ा रहे हैं। तो ईस्ट इंडिया क्लर्कों की खुराफात, अपने इंडियन पीनल कोड में, जुडिशरी में एक शब्द आता है मैलाफाइडी इंटेंशन। ये मैलाफाइडी इंटेंशन से किया गया काम क्रिमिनल ऑफेंस है। और एक शब्द आता है मिसचीफ। मिसचीफ को हम लोग शरारत की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं, किंतु लॉ में ये मिसचीफ क्रिमिनल ऑफेंस है। तो जो खुराफात है ये इनकी मिसचीफ है, मैलाफाइडी इंटेंशन से और मिसचीफ से रचा गया एक कंस्ट्रक्ट, एक खुराफात। इतिहास नहीं कह रही हूँ मैं। तो विषय का जो पहला टाइटल है ईस्ट इंडिया क्लर्कों की खुराफात, इसमें मैलाफाइडी है, मिसचीफ है और मोहम्मदन इतिहास का बिजूका। सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक आप जितना भी इंग्लिश राइटिंग पढ़ेंगे, कहीं भी मुस्लिम शब्द नहीं है। शब्द है मोहम्मदन, मोहम्मद के फॉलोअर, क्राइस्ट के फॉलोअर क्रिश्चियन, बुद्ध के फॉलोअर बौद्ध। जिस समय इन लोगों को पैगंबर के नाम से लज्जा आने लगी नहीं पता, लेकिन लगातार मोहम्मदन शब्द है, इसलिए मैंने मोहम्मदन शब्द ही लिया। और फिर है मोहम्मदन इतिहास का बिजूका। बिजूका से तात्पर्य है ये जो अपने यहाँ खेतों में चिड़िया को उड़ाने के लिए एक लकड़ी का ऐसे डंडा ऐसे फिर ऐसे टांग देते हैं, एक हांडी रख देते हैं, उस पर काला सा मुंह बना देते हैं, एक ढीला ढाला शर्ट या फटा हुआ कुर्ता पहना देते हैं। वो केवल चिड़ियों को उड़ाने काम आता है, दाना न चुने, इससे ज्यादा नहीं। उनको वहम होता है कि कोई एक आदमी खड़ा है। मैं पूरा पढ़ के कोटेशन सहित आप लोगों को सुनाऊंगी। ये जो 7 वॉल्यूम यहाँ रखा हुआ है और ये एक वॉल्यूम मेरे हाथ में है, पहला वॉल्यूम। ये इलियट एंड डाउसन, इसका बड़ा नाम मैं पंकज जी के मुंह से सुना करती थी। तो मुझे, मेरा ये सब विषय नहीं था, अर्थशास्त्र था, जियोपॉलिटिक्स था, यूरोप था, अमेरिका था, चीन था, ये सब अटरम शटरम विषयों में मेरी कोई रुचि नहीं थी। अच्छा होगा कोई, मेरी रुचि इसमें कैसे आई वो एक महत्वपूर्ण विषय है। बार बार सोमनाथ पर गजना के महमूद का आक्रमण हुआ, ये मैं पढ़ा करती थी। अभी पहले 1 मिनट कह दे, तो ये जो 8 वॉल्यूम है डाउसन और इलियट का, इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन पूरा कर दूं। यही शुरुआत है इस सारे खुराफात की, और इस मैलाफाइडी का और मिसचीफ का विस्तार से सेल्फ एडमिशन है इसमें। जैसे हत्यारा का एडमिशन है, वैसे ये लिखित एडमिशन है। और लिखित एडमिशन कब है? जब ये पुस्तक लिख रहा है। तो एडमिशन क्यों है? ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है। एजेंडा को स्पष्ट करने से ही इसको एजेंडा के लिए धन मिलेगा ईस्ट इंडिया कंपनी से और बाकी फंडर से, इसलिए एडमिशन है इसका। कोई ऑनेस्टी का मामला नहीं है। और इस एजेंडा को स्पष्ट करने से ही इसके इस लेखन को पढ़ा जाएगा, इसलिए एडमिशन है। यही कंस्ट्रक्ट, यही खुराफात सारे मामले की जड़ है और यही सारे मामले को फुस हवा में उड़ा देता है। अब तो जैसा मैंने बताया, पंकज जी के मुंह से बहुत तरह की नाम सुनते रहती हूँ, सब में रुचि नहीं आती, सब पढ़ती नहीं हूँ। क्यों इसको मैंने मंगा के पढ़ा अभी 2 साल पहले, करीब करीब सब वॉल्यूम पढ़ डाले। बहुत दिनों से बोलने का मन था। विषय ऐसे आया कि बार बार हम लोग सुनते हैं कि सोमनाथ को एक कोई मोहम्मद महमूद था गजना का, उसने तोड़ दिया। और अपने अयोध्या वाले राम मंदिर प्रसंग में बार बार चर्चा आती है कि उसका जीर्णोद्धार सरदार पटेल ने करवाया, तो क्यों नहीं राम मंदिर का उद्धार हो। बार बार ये सोमनाथ सोमनाथ सोमनाथ।
तो 2 साल पहले मैं हरिद्वार जाती हूँ स्वामी रामदेव जी के यहाँ। उन्होंने एक फ्लैट दिया हुआ है मुझे वानप्रस्थ आश्रम में। तो जब पढ़ने से थक जाती हूँ तो उपन्यास पढ़ा करती हूँ। तो ये आचार्य चतुर्सेन की पुस्तक पढ़ी, सोमनाथ, वैशाली की नगर वधू पढ़ी हुई थी। इसको भी पढ़ा। वर्णन इतना लालित्यपूर्ण है, सुंदर है, पढ़ते पढ़ते उसमें रम गई मैं। लेकिन मेरी ट्रेनिंग जो है वो यूरो क्रिश्चियन एकेडमिक्स और यूरो क्रिश्चियन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन की है। तो इसलिए मैं पब्लिकेशन का डेट, पब्लिशर का नाम, ब्लड मैटर, लेखक, लेखक के लिखने का प्रयोजन, ये सब बहुत बारीकी से पढ़ती हूँ। पूरा उपन्यास पढ़ गई, पढ़ के बहुत मन दुखी हो गया। फिर लगा कुछ पन्ने बचे हैं, उपन्यास खत्म हो गया, लाओ इसको भी पढ़ डाले। ये था पेज 351 पर आधार। सामान्यतः जो ये पीछे लिखे हैं इसको शुरू में लिखा जाता है, जिसको प्रीफेस या प्राक कथन कहते हैं। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि इसको पीछे क्यों लिखा गया। तो समझ में आया अगर सामने लिख दिया गया होता तो ये किताब कभी पढ़ी ही ना जाती। इसमें बहुत सी बातें हैं। आज के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैं मोटी मोटी 2-4-5 बात बताऊंगी। इसमें ये कहते हैं कि साहब मुझे जब ये लिखने का मन किया, लिखने का कैसे मन किया, वैशाली की नगर वधू लिख चुका था, बहुत सफल हो गया। मित्रों ने कहा रे सोमनाथ पर भी लिखो। मैंने कहा रे सोमनाथ पर कुछ साहित्य उपलब्ध नहीं है। फिर मैं साहित्य का तलाश करने लग गया तो मुझे स्कूल के इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में सोमनाथ के आक्रमण की जो जरा सी चर्चा थी उसे छोड़कर अन्यत्र कहीं भी इस विषय का कोई अच्छा साहित्य हिंदी में नहीं मिला। पृष्ठ 351। मैं उपन्यास लिखता कैसे धीरे धीरे विलंब होता गया, दिन बीतते गए। अंग्रेजी इतिहासकारों के लिखे कुछ टूटे फूटे विवरण मुझे मिले पर यथेष्ट न थे। कुछ लोग तो यह भी कह देते थे कि यह घटना ही कपोलकल्पित है। फिर सन 36 में काफी अरसे के बाद बंबई गया। इस बार इरादा कर लिया कि सोमनाथ के संबंध में गुजराती साहित्य में तो जो कुछ मिलेगा वो सब ले आऊंगा और उसके आधार पर लिखूंगा। मेरी आशा फलवती नहीं हुई। 1-2 पुस्तकें मिली पर प्रामाणिक जानकारी उनसे कुछ ना मिली। फिर मेरे परिचित एक बंबई के नामांकित सॉलिसिटर हैं, उन्होंने मुझे कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी से मिलने को कहा। श्री मुंशी का जय सोमनाथ मेरे सामने आया। पहले मैंने उसे गुजराती में पढ़ा, फिर हिंदी में पढ़ा। इस समय तक मेरा वैशाली की नगर वधू उपन्यास प्रकाशित हो चुका था और मैं इतिहास रस की स्थापना, भारत में इतिहास का स्रोत बता रही हूँ, और मैं इतिहास रस की स्थापना मन में दृढ़ बुद्ध कर चुका था। अब मुझे इस बात की परवाह नहीं थी कि मैं इतिहास से इधर उधर हो जाऊंगा तो क्या हो जाएगा। मनमानी कुलाची भरने के लिए मैं तैयार बैठा था। कौन कह रहा है? आचार्य चतुर्सेन। मैंने यद्यप श्री मुंशी के उस उपन्यास में कुछ भी प्राप्तव्य नहीं पाया था, परंतु श्री मुंशी, कौन मुंशी? कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी का रुआब तो मुझ पर था ही, साहित्यिक न सही ठाठ बाट का। ये लोग क्या कर रहे हैं इसको देखिए। फिर आगे बहुत कुछ छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। इसी समय विभाजन का विभ्राट मेरे आंखों के सामने आया। विभाजन 1947। भारत पूर्वी पश्चिमी भारत और पूर्वी भारत में बटा। जिन्ना का डायरेक्ट एक्शन और उसका सच्चा असली स्वरूप में समझ गया। मुस्लिम भावना तो खून में तर है और जब तक इसका जड़ मूल से विनाश न होगा खून की प्यासी नहीं हुई। जो जो पंजाब के अत्याचार, बलात्कार, उत्पात और लूटपाट मेरे कानों में पड़ते गए, मैं सुलगता गया। बहुत साफ छोड़ छाड़ के पढ़े। मैंने अखबार में पढ़ा कि दिल्ली में घंटा का रोशनी से जगमग कर रहा था, लाहौर धाए धाए जल रहा था। परंतु इस साहित्यकार के आंसू किसने देखे? लाहौर की चिता भस्म में जैसे हुई वे जल गए। खून खराबी, लूटपाट, पेज 356।
खून खराबी, लूटपाट, अत्याचार और बलात्कार के जो दृश्य घटनाएं मेरे कानों और आंखों को आक्रांत करने लगी, उन सबको मैंने अपने इस उपन्यास में 11वीं शताब्दी के उस बर्बर आक्रांता के उत्पादों में आरोपित करता चला गया। जो पार्टीशन के समय हुआ वो सब मैंने महमूद गजनी के खाते में डाल दिया। मैं यह नहीं जानता था कि मेरा यह काम कहां तक साहित्यिक अपराध हो सकता है, परंतु यदि अपराध ही है तो मैं इसे आपसे छिपाना पसंद नहीं करूंगा। श्री मुंशी चूंकि मुझसे पहले जयसामनाथ लिख चुके थे, इसलिए इस कथा में मैंने श्री मुंशी को आप्त पुरुष मान लिया। उनके अनेक काल्पनिक स्थापनाओं को मैंने सत्य की भांति ग्रहण कर लिया। चतुर्सेन को पता है माणिकलाल मुंशी की स्थापना एक काल्पनिक है। लेखन का लालच, छी, धिक्कार। उनकी अनेक काल्पनिक स्थापनाओं को मैंने सत्य की भांति ग्रहण कर लिया। ... ऐतिहासिक सत्यों की मैंने परवाह नहीं की। यानी कुछ ऐतिहासिक सत्य तो चतुर्सेन को पता है, तब तो कह रहे हैं मैंने परवाह नहीं की। फिर एक बहुत दुनिया भर का दे रहे हैं। सबसे प्रथम मेरा ध्यान हिंदुओं के रूढ़िवाद, अज्ञान, धर्मांधता, कट्टरता तथा जाति भेद और आदि आत्मकला आदि पर गया। कब का? 1947 का। मैंने स्वीकार किया कि इसी ने हिंदुओं को दलित किया, पराजित किया। मैंने इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप दासी पुत्र देवादेव स्वामी फतेह मोहम्मद की सृष्टि कर दी। हाँ, महमूद का सच्चा चरित्र चाहे जो हो, पे पृष्ठ 357। वह एक दृढ़ योद्धा, आक्रांता और वीर पुरुष था। आपको कैसे पता जी? आपके पास इतिहास के स्रोत थे। उसका जीवन ही कठिन अभियानों में बीता, पर उस व्यक्ति में वो मानवोचित गुण न थे, यह मैं कहने का साहस कैसे करूं? निसंदेह, जैसा कि मैंने पहले कहा, विभाजन की विभीषिका से प्रभावित मैंने सभी संभव अत्याचारों का आरोप इस अभियान के नायक महमूद पर कर दिया। अभी मैं 3 पुस्तक आप लोगों को दिखाऊंगी। अल-बरूनी, दूसरा रोमिला थापर, और तीसरी पुस्तक सारे आप फसाद की जड़। ये लाइफ एंड टाइम्स ऑफ सुल्तान महमूद ऑफ गजना, मोहम्मद नाजिम मियाँ भाई का लिखा हुआ है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस ने छापा है, और ये 1933 में शायद ये 1931 में छपा है, और उसके 2-1 साल पहले कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए जमा किया गया है। ये तीनों कह रहे हैं गजना के महमूद का कंटेम्पररी एक लाइन लेखन मुसलमानों के पास नहीं है। न गजना में, न आगरा में, न दिल्ली में, न कहीं। इस पर अभी हम आएंगे। हाँ, निसंदेह, जैसा मैंने पहले कहा, विभाजन की विभीषिका से प्रभावित मैंने सभी संभव अत्याचारों का आरोप इस अभियान के नायक महमूद पर किया, परंतु वह मेरी खींच ही तो थी, कुछ हिंदू होने के नाते, कुछ मनुष्य होने के नाते भी। इसीलिए उस खींच के आकार में एक ऐसे महान विजेता के साथ अत्याचार करता ही रहूं, यह मेरी साहित्यिक निष्ठा नहीं। अतः मैंने अपनी संपूर्ण साहित्यिक कोमलता, भावुकता और प्रेम की संपन्नता उसे प्रदान कर दी। वह मुझे यह याद ही नहीं रहा कि वह मनुष्यों का शत्रु, खूनी और डाकू है। अंततः वह मनुष्य है, ये मैं कैसे भूल सकता था। फिर वह मनुष्य भी साधारण नहीं, महान विजेता, योद्धा और नियंता। कैसे भाई चतुर्सेन जी, आपको कैसे पता? ये तीनों, अल-बरूनी एक लाइन नहीं लिख रहा है महमूद के बारे में। ये क्या लिख रहा है मैं आपको बता रही हूँ। और सबसे बड़ा प्रमाण रोमिला थापर 1992 में अयोध्या के बाद की ये पुस्तक है, उनके पक्ष में लिखी गई है। रोमिला थापर कट्टर कम्युनिस्ट है, जो कुछ लिख रही है इस्लाम के पक्ष में लिख रही है। और जब इस पर मैं भाषण दूंगी, हंसते हंसते पेट फूल जाएगा आपका। एक लाइन नहीं है, तो इनको कैसे पता चला? हाँ, इसे आप इतिहास विरोधी, हाँ,
मैंने उसे एक सच्ची मानवता का बाना पहनाकर गजनी वापस भेजा, सोमना के कल्याण अंचल में बांधकर। इसे आप इतिहास विरोधी तब तो कह सकते हैं, पर मैंने तो यह उपन्यास में केवल इतना ही इतिहास का सहारा लिया है कि सोमनाथ पर महमूद का यह आक्रमण हुआ। यह इतिहास नहीं है। अल-बरूनी ने नहीं लिखा है कि सोमनाथ पर का विध्वंस किया महमूद ने। और ये दोनों, कैम्ब्रिज कह रहा है नो कंटेम्पररी हिस्ट्री, पीएचडी थीसिस। रोमिला थापर कह रही है नो कंटेम्पररी हिस्ट्री, नथिंग हैज बीन रिटन at the time or immediately after the death of Mahmud of Ghazni which refers a single line about the destruction of Somnath। तो ये इतिहास नहीं है। कौन? चतुर्सेन जी, भारत के इतिहासकार, संघ के इतिहासकार, फिल्मकार, इतिहास संकलन समिति, जरा पढ़ा करो पूरा, खुद लिख रहा है। फिर ये कह रहा है, और यह उसका अंतिम आक्रमण था। इसी सोमनाथ और महमूद के इतिहास मूल को लेकर मैं फिर स्वच्छंद अपनी उपन्यास की मूर्तियों को गढ़ने लगा। दिस इज पनिशेबल ऑफेंस। मैं केवल मनुष्य का पुजारी हूं, वह मनुष्य, पेज 359, हियर इज द क्रक्स। मैं केवल मनुष्य का पुजारी हूं, वह मनुष्य जो घृणित, पापी, अपराधी, खूनी, डाकू, हत्यारा, लुटेरा, कोढ़ी, व्यभिचारी, गंदे रोगों से आक्रांत, मलमूत्र से लथपथ है या पागल है, वही मेरा देवता है। आचार्य चतुर्सेन। जो व्यभिचारी है, जो पापी है, जो खूनी है, जो रेपिस्ट को नहीं कहा इन्होंने, बलात्कारी है, वही मेरा देवता है। उसमें जो यह कलुष है, यह उसका अपना नहीं है, नैसर्गिक नहीं है, ऊपर से लादा हुआ है। यह तो मेरा पुजारी का काम है, उसे धो पोंछ कर साफ शुद्ध करके पवित्र पूजनीय बनाए और अपना संपूर्ण और प्यार और सेवा उसे अर्पित करे, जैसे मल मूत्र से लथपथ अपने बच्चे के प्रति मां करती है। ये इस साहित्य से क्या भावी पीढ़ी के हिंदू अपने नायकों की और खलनायकों की प्रतिमा गढ़ेंगे? गंग सर्वज्ञ के रूप में मैंने उसे आशीर्वाद दिया। इसमें गंग सर्वज्ञ का कैरेक्टर है जो बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर है, तो वो कह रहे हैं उसके रूप में मैंने उसे आशीर्वाद दिया। बड़ा विस्तार से है, लिखा है कि कैसे हिंदुओं ने ही सोमनाथ विध्वंस करवाया। फिर कह रहे हैं आगे, थोड़ा सा और पढ़ के बता रही हूं। इसमें छोड़ दे रही हूं, नहीं निकाल पा रही हूं। तो जैसा आप लोग जानते हैं, मेरे पिछले भाषणों से परिचित है, मैं मूलतः एक अर्थशास्त्री हूं और भूगोल मैंने बीए तक पढ़ा है। भूगोल वस्तुतः कहा जाए तो मेरा पैशन है। भूगोल मेरे नस नस में है, खून में है, यूं सामने मुझे मानो सब दिखता है। मेरे लिए बहुत बड़ा प्रश्न था, फिल्म तो नहीं बनी है, कि ये कहते हैं जी सोमनाथ का दरवाजा चला गया वहां, और कोई 200 मन का घंटा था और कोई चेन था जो वहां गया। सोमनाथ है गुजरात में, आना जाना ये सब बताते हैं जमीनी रास्ते से। तो ये होते हवाते पूरा ही गजनी का, यदि आप लोग लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड गजनी टाइप इंडेक्स में जाइए किसी भी एटलस के, गजनी वहां निकालिए, GAZNI मिलेगा, कहीं बहुत जगह NA मिलेगा, पुराने में गजना मिलेगा। उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड निकालिए तो वो आपको वर्तमान अफगानिस्तान यानी कि हमारे गांधार प्रदेश में मिलेगा। ये काबुल के नीचे है या ऊपर, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है। इसको वहां तक पहुंचने के लिए
गुजरात से निकलेंगे या हरिद्वार या उधर कहीं भी आगे जाएंगे तो हिमालय के फुटहिल से निकल के हिमालय के फुटहिल पर चढ़ के गजना तक जाने के लिए 2000, 4000, 8000, 10,000, 12,000, 14,000, 15,000 फीट की, ये नहीं है कि एक बार अब ऊंचाई किए और पहुंच गए। आप चल रहे हैं, उतर रहे हैं, चल रहे हैं, उतर रहे हैं, चल रहे हैं, उतर रहे हैं, चल रहे हैं, उतर रहे हैं। सड़कें तो बनी नहीं होंगी, नहीं, सड़कें बनी हुई थी। भारत का जो उत्तरापथ है वो सुरक्षित है, इंटैक्ट है, लेकिन पहाड़ पर कौन चढ़ रहा है, कौन उतर रहा है, कौन चढ़ रहा है, कौन उतर रहा है। ट्रेन नहीं है, रेलगाड़ी नहीं है, बड़े बड़े ट्रक नहीं है, हाथी भी नहीं जा रहा है, ऊंट भी नहीं जा रहा है, घोड़ा भी सामान लाद के एक निश्चित वजन ही उठा सकता है। इन एल्टीट्यूड्स पर केवल और केवल खच्चर जा रहा है, टट्टू जा रहा है, गधे और घोड़े के बीच की एक चीज खच्चर जो मालवाहक है। एक साथ 4, 6, 8 खच्चर को बांध सकते हैं। कितने खच्चर एक साथ बांधे जाएंगे ये तय करेगा पहाड़ी रास्ते की चौड़ाई पर, उसके एल्टीट्यूड पर, चढ़ान पर और उसके उतार पर, और खच्चर का पांव पीठ पर कितना वजन लेकर कितना ब्रेक दे सकता है, उसकी जो मसल्स हैं, बाकी जो है वो कितना ब्रेक दे सकता है, कितने वजन को लेके लुढ़कता हुआ खाई में नहीं गिरेगा। अभी यानी 2010 में, 2020 में हम पहाड़ी रास्ते भारत के, जो कि सेना के लिए बनाए गए हैं, सेना के व्हीकल्स के जाने आने के लिए बनाए गए हैं, भारी ट्रकों के जाने आने के लिए बनाए गए हैं, बहुत चौड़े सड़क बनाए गए हैं। और इन परिस्थितियों में जबकि कम्युनिस्ट चीन से हमको लगातार खतरा है, तब भी बसों के खाइयों में निरंतर गिरने की कथा आती है। केवल केदारनाथ धाम जो 10,000 फीट पर है, बर्फ से जमा हुआ है, वहां खच्चर की पीठ पर बैठा हुआ एक आदमी, घोड़े की पीठ पर बैठा हुआ एक आदमी, जिसको सामने एक जो भी पकड़ा रहता है, उसको जो भी कहते हैं, उसके बाद खच्चरों के, घोड़ों के निरंतर खाई में गिरने की कहानी हम सुनते हैं। केवल 10,000 है। खैबर दर्रा पार कर रहे हैं, बूलन दर्रा पार कर रहे हैं, और इस पूरे इलाके में वीर जातियां रह रही हैं। और ध्यान दीजिएगा, ये सभी वीर जातियां हिंदू जातियां हैं, सभी की सभी वीर जातियां हिंदू जातियां हैं। आप सोमनाथ मंदिर के दरवाजे को लाद के कैसे ले जा रहे हैं? उस दरवाजे की साइज क्या है? 200 मन का घंटा आप गुजरात में पिघलवा रहे हैं बैठ के सुनार के यहाँ, और उसके ईंटें बनवा रहे हैं, या 200 मन के सोने की जंजीर को पिघलवा रहे हैं। 8-10 खच्चरों के पीठ पर तो नहीं जाएगा। तो ये बड़े बेसिक से प्रश्न मेरे मन में आए। क्यों आए मेरे प्रश्न मन में ये बेसिक से प्रश्न? मैंने चंगेज खान, मैंने एक मिनट पंखा क्या कह रहे थे, मैंने चंगेज खान, कुबलाई खान, मार्को पोलो, ये काफी पढ़ा था, और इस पर यूरोप में बहुत से सीरियल्स बने हैं, बहुत सारे फिल्म बने हैं। तो ये जो सीरियल फिल्म बने हैं, ये मार्को पोलो के और बहुत से बाद के लेखकों के वर्णनों को यथावत फिल्माइज करके ये देखने की कोशिश की गई है कि ये वर्णन सही है कि ये वर्णन गलत है। अब सवाल ये आता है कि अरे भाई, उतने डिटेल में हम ना जाएं, हमको पहाड़ी रास्तों पर चढ़ना उतरना पता है, ये प्राइमा फेसी गप्पे नजर आते हैं। ये ऐसा तो नहीं है कि मिलिट्री कन्वॉय जा रहा है और मिलिट्री कन्वॉय को मिलिट्री वाले जो हैं वो रक्षा कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है, और वो अपने सेफ लैंड से जा रहा है। आज के दिन भी मिलिट्री कन्वॉय अगर उस इलाके से जाए जो चीनी इलाका है, कैन यू कैरी एनीथिंग सेफली टू योर डेस्टिनेशन? आज जब आप ड्रोन से भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एयर प्रोटेक्शन भी दे सकते हैं, टैंक से भी प्रोटेक्शन दे सकते हैं, और ये सब का सब गजना के महमूद का शत्रु इलाका है। एक बात। दूसरा,
इस सोमनाथ वाली पुस्तक में, और सभी पुस्तकों में जो गप्पे हैं, कंस्ट्रक्ट से, ध्यान दीजिएगा मेरा शब्द बार बार, कंस्ट्रक्ट, इसका अच्छा हिंदी शब्द मुझे नहीं मिला, तो इसको हम गप्प कहते हैं। इन सारी गप्पों में कहते हैं कि जी विध्वंस के बाद डर के मारे ये रेगिस्तान के रास्ते से भागा। सारे गप्पों में कहते हैं पहाड़ के रास्ते, पहाड़ पे तो चढ़ना ही पड़ेगा गजना जाने के लिए, लेकिन पहले ये रेगिस्तान के रास्ते से भागा। रेगिस्तान का रास्ता पता नहीं था, क्यों? गांधार का रहने वाला है, तो जो इसको गाइड था वो उसको गलत जगह फंसा दिया गया। और बार बार ये वर्णन आता है जी लाखों की सेना आई जी और लाखों हिंदू नर नारियों को गुलाम बना कर ले गए जी। फिर मेरा ज्योग्राफी का सेंस, इकोनॉमिक्स का सेंस, लॉजिस्टिक का सेंस रिवोल्ट कर जाता था कि आप एनिमी एरिया में से कैसे ऐसे जा सकते हैं। फिर ये कंस्ट्रक्ट और ये गप्पे ये भी बता रही है कि भूख प्यास से मर गए। सीधी सी बात है, हर रेगिस्तान में कॉमन सेंस है, हर रेगिस्तान में कारवां का साइज यानी ट्रैवलिंग ग्रुप का साइज इस बात पर निर्भर करेगा हाउ मच यू कैन कैरी वाटर, आफ्टर हाउ मेनी डेज यू कैन रिफ्यूल इट और यू कैन रिफिल योर वाटर सप्लाई एंड यू कैन। आप और आपके जानवर दोनों को पानी चाहिए, आदमी को भी पानी पीने को चाहिए, जानवर को भी पानी पीने को चाहिए, आदमी को थोड़ा नहाने को भी चाहिए, थोड़ा खाना बनाने को भी चाहिए, और फिर पानी भर के अगले ओएसिस तक जाने को पानी चाहिए। तो रेगिस्तान में जो ओएसिस का साइज है, जो नखलिस्तान का साइज है, वो कारवा के साइज को तब भी डिफाइन करता था, अब भी डिफाइन करता है। अभी भी पानी आप ट्रक में भी ले जाते हैं तो उसके मात्रा का लिमिटेशन है, वहां तो ट्रक है ही नहीं। और रेगिस्तान में तो गधा और खच्चर नहीं जा रहा है, रेगिस्तान में हाथी भी नहीं जा रहा है और घोड़ा भी नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? लैंड तो समतल है, ये दोनों चल सकते हैं, क्लाइमेट डजंट परमिट। पहले वाले वर्णन में मैंने टोपोग्राफी का वर्णन किया, अब मैं क्लाइमेट का वर्णन कर रही हूं। पानी न सरफेस पर है, न पानी नीचे है, न पानी हवा में है। अगर पानी आप पी नहीं रहे हैं, लेकिन अगर मॉइस्चर क्लाइमेट में है तो आपका सर्वाइवल ज्यादा हो जाता है, उसमें घोड़ा भी जा सकता है, हाथी भी जा सकता है। लेकिन अगर क्लाइमेट में भी पानी नहीं है, सर्वाइवल इज वेरी डिफिकल्ट। और उसके बाद भी वजन लादा हुआ सर्वाइवल। कंस्ट्रक्ट यू, मेरे लिए तो गुब्बारे में पिन, एक पिन नहीं 100 पिन लगे हुए, गुब्बारा दिख ही नहीं रहा है कहां पर है। फिर ये भी कह रहे हैं इसी सोमनाथ में, सब मैं पढ़ के नहीं सुना रही हूं, किसी दिन मन होगा तो केवल अपने लोग सोमनाथ और महमूद आफ गजना लेके बैठेंगे। अभी केवल मैं ये बता रही हूं मेरा इंटरेस्ट यहाँ क्या कैसे आया, केवल ये भी बता रहे हैं कि फटा हारा मरा हुआ अकेला वो गजना पहुंचा। तो भाई जब तू ही मरा हुआ फटा हाल प्यासा किसी तरह तू गजना पहुंचा, तो वो 200 किलो का घंटा और 200 किलो का जंजीर, पता नहीं 500-700-800 किलो का दरवाजा का क्या। और हमारे यहाँ तो अब अभी भी जो अपने काशी विश्वनाथ में है, पहले लकड़ी का दरवाजा है, माने पहले चंदन का दरवाजा होगा, फिर उस पर चांदी मढ़ेंगे, फिर उस पर सोना मढ़ेंगे। और ये तो तब का सोमनाथ है जिस सोमनाथ का वर्णन महाभारत में है। महाभारत में सोमनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग है, संपन्न ज्योतिर्लिंग है, यानी 10-20 हजार साल 50 हजार साल का धन संपत्ति वैभव वाला ज्योतिर्लिंग है। तो उसका दरवाजा कितना बड़ा होगा भाई? 10-20 फीट ऊंचा, 10-20 फीट चौड़ा, 7-8 फीट का दरवाजा आजकल सामान्य घरों में है। थोड़े पुराने घरों में आप चले जाइए तो 10 फीट का मुख्य दरवाजे की बात कर रहे हैं, 10 फीट का मुख्य दरवाजा, 10 फीट चौड़ा। गढ़ी बढ़ी के दरवाजे, पडरौना की मैं हूं, पडरौना के राजमहल का जो मुख्य दरवाजा होगा वो कोई 12-14 फीट का होगा।
12-14 फीट की चौड़ाई होगी। इसका वजन कितना होगा, लकड़ी कौन सी होगी, लकड़ी पर सोना मढ़ा होगा, चांदी मढ़ा होगा, तो आप काट कूट के टुकड़ा करके तो नहीं ले जाएंगे कि फिर हम रीअसेंबल कर लेंगे। रीअसेंबल कर लेंगे तो उसका पूरा सिंबॉलिक वैल्यू खत्म हो गया। काहे को काटा है, काहे को लाया, इट हैज टू बी कम्युनिकेटेड इंटैक्ट। और यही सारी, ये एक अकेला लॉजिक जो मैं आपको बता रही हूँ, सारे बड़े चीजों को ले गया जी। कोहिनूर नादिर शाह ले गया, हाँ जी ले गया। तो महाराजा रणजीत सिंह का बेटा दिलीप ये इंग्लैंड की रानी को कैसे दे रहा है, ये कह रहे हैं गिफ्ट दे रहा है, हम लोग कह रहे हैं जी छीन के लिया है। तो कोहिनूर तो नादिर शाह ले गया था ना, तो महाराजा रणजीत सिंह के पास कोहिनूर कैसे आया। फिर ये सोमनाथ के दरवाजे की जो मजेदार कहानी रोमिला थापर ने लिखा है, ये तो मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाऊंगी। ये गप कब तक चली है। तो जब मैंने इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान दिया तो मुझे लगा ये तो बड़ा गप का मामला है। फिर मैंने गजनी का टोपोग्राफी देखा, गजनी का क्लाइमेट देखा, तो वहां कोई लाख आदमी की सेना बनने का कोई संभावना ही नहीं दिखता है। ऑल एडल्ट मेल पॉपुलेशन कैनॉट गो आउट, मे बी 50% एडल्ट मेल पॉपुलेशन गोस, तो कम से कम 2 लाख आदमी चाहिए एडल्ट। 2 लाख आदमी पर 2 लाख औरतें, 4 लाख बाल बच्चे बूढ़े, 6-7-8 लाख की पॉपुलेशन में से तो लाख आदमी का एडल्ट मेल पॉपुलेशन किसी बाहर लड़ाई करने जा सकता है। उस इलाके की तो ये पॉपुलेशन न तब थी ना अब। गजना, बहुत लोग बोल देते हैं संघ में तो खास करके रुदन है कि जी विदेशी आक्रमण हो गया। तो गजना नाम का कोई देश था, कोई शहर था, कोई किला था, कोई राज्य था? गजना तो भारत के भीतर था। तो इन सब चीजों ने मेरे मन में बड़ा खलबली मचा दिया। तो मुझे जहां तक याद है 2017 में मैं फिर हरिद्वार थी। बोर होती हूँ तभी इस तरह की फालतू किताबें हाथ में उठाती हूँ और बहुत काम की चीज मिल जाती है। ये है अल बरूनी की इंडिया। ये आप पुख्ता है, कितने पुष्ट हैं। इस प्रिंट को एक 64-65 साल की उम्र में इसका एक एक पन्ना, एक लाइन मैंने नहीं छोड़ा, ऐसे निशान लगा लगा के पढ़ा है कि क्या पता जो लाइन मैं छोड़ दूं उसी लाइन में चाहे शायद सोमनाथ का जिक्र हो। अब ध्यान दीजिए, ये भी कह रहा है कौन, आचार्य चतुर्सेन और सोमनाथ, कि साहब अल बरूनी ही इज द फ्रेंड फिलोसोफर गाइड ऑफ गजना का महमूद, और इसी ने सब ये उत्पात करवाया, सोमनाथ विध्वंस करवाया। पूरी कहानी में है। मैंने पीछे वाला सेक्शन पढ़ लिया था, लेकिन तो भी ये नहीं सूझा कि ये बात झूठ होगी। लगा कि फ्रेंड फिलोसोफर और गाइड तो होगा ही। तो जब ये किताब मेरे हाथ लगी तो मैंने इसको पढ़ना शुरू किया। पहले तो इस किताब का, जो मेरी आदत है पहले से पढ़ना शुरू करते हैं, तो यहाँ से पढ़ना शुरू किया। मेरे निशान नोटिंग भी आप लोग देखिए। अल बरूनीज इंडिया क्या कहता है? एन अकाउंट ऑफ रिलीजन, फिलोसफी, लिटरेचर, जियोग्राफी, क्रोनोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, कस्टम्स, लॉज एंड एस्ट्रोलॉजी ऑफ इंडिया अबाउट AD 1030। न महमूद है, न गजना है, न उसका मिलिट्री एक्सपेडिशन है। तो हमको लगा शायद जानबूझ के झूठा नाम होगा, या प्रसंगवश, मैं भी भाषण में बहुत बात कहती हूँ, प्रसंगवश कहा होगा। फिर इसका प्रीफेस पढ़ा। प्रीफेस में कहीं गजना का महमूद नहीं है, जो थोड़ा सा बहुत 17 में पढ़ा, 4 साल पहले, बहुत सी चीज़ें गायब हो गई दिमाग से। लेकिन सारभूत ये निकला कि ये कहता है अल बरूनी कि मैं भारत में बैठकर यहाँ का ये सब जो लिखा है इसका अध्ययन करने आया हूँ। तो इस पुस्तक में आपको क्या मिलेगा? विष्णु पुराण मिलेगा, वायु पुराण मिलेगा, यजुर्वेद मिलेगा, वराह मिहिर मिलेगा। मैं माथा पकड़ के बैठ गई, ये क्या क्या मिल रहा है मुझे? लगातार यही सब मिलेगा। तो कह रहा है ये सब मैं ब्राह्मणों से सीखा। अगर मिलिट्री एक्सपेडिशन के साथ कोई आदमी आता है, उसका फ्रेंड फिलोसोफर और गाइड, माना कि इस पुस्तक में नहीं लिखा है, लेकिन क्या पता हो
कोई ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ को लिखें। मैंने अपनी किताबों में नहीं लिखा है कि मैं राम स्वरूप जी से कितना प्रभावित हूँ, या मैं फ्रिडजाफ कापरा से कितना प्रभावित हूँ, लेकिन फैक्ट है कि मैं प्रभावित हूँ। या पंकज जी से मैंने कितना कुछ सीखा है, मैंने लिखा नहीं है लेकिन सच है कि मैंने सीखा है। अब सवाल ये उठता है, फिर एक एक पन्ना पढ़ते चले गए। नॉट वंस, एंड आई चैलेंज anybody, and I doubt few bodies must have the capacity to read this book carefully. ये जितना महीन प्रिंट है और पेज हैं, दोनों वॉल्यूम मिला के, 2 वॉल्यूम एक में बाइंड है, ये करीब 600-700 पन्ने की किताब है जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। नहीं, यहाँ तो दिख रहा है 400 पन्ने की किताब है, बट बहुत महीन बाइंडिंग है। इसमें किसी गजना के महमूद की मिलिट्री एक्सपेडिशन नहीं है, कोई मंदिर के विध्वंस की बात नहीं है, कोई सोमनाथ के विध्वंस की बात नहीं है। एक चीज और, एक लाइन एक जगह आता है कि साहब गजना वाले महमूद ने जर्रा जर्रा धूल में उड़ा दिया। तो आप लोग सुनते होंगे कि जब नहीं तब ये जो चर्च वाले मिशनरी हैं, ये कहते हैं वाल्मीकि में ये अंश प्रक्षेप है, महाभारत में ये अंश प्रक्षेप है, वहाँ वो अंश प्रक्षेप है। तुमको कैसे पता चला जी प्रक्षेप है? तो कहते हैं जी शैली भेद है, भाषा भेद है, शब्दों का भेद है, दुनिया की बकवास करते हैं। लेकिन सवाल ये आता है, वो प्रसंग कभी हम दिखा देंगे, लेकिन वो एक लाइन के अलावा कहीं कुछ नहीं है। अगर अल-बरूनी, अब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, अगर अल-बरूनी महमूद ऑफ गजना के साथ आया तो संस्कृत की पढ़ाई पढ़ने कैसे आया? और भारत के ब्राह्मण उसको संस्कृत की पढ़ाई क्यों पढ़ाएंगे? 17 एक्सपेडिशन तुम बताते हो, किस एक्सपेडिशन में आया ये बताता? वो ये बताता गजना वाले महमूद की बड़ाई में कि इस राजा को हराया, इस राजा को हराया, इस राजा को हराया, यहाँ कब्जा किया, यहाँ कब्जा किया, यहाँ कब्जा किया। नहीं, सोमनाथ का घंटाघर नहीं है, सोमनाथ का शिवलिंग नहीं है, सोमनाथ का दरवाजा नहीं है। किस रास्ते आया, किस रास्ते गया, किसी रास्ते का वर्णन नहीं है। क्यों? ये सब क्षेत्र हमारा उत्तरापथ है। हम अगर अभी जाएंगे भोपाल में न्यू मार्केट या एमपी नगर, तो बस इतना लिख देंगे न्यू मार्केट गई, एमपी नगर गई, रास्ते भर का वर्णन थोड़ी करेंगे। रास्ते भर का वर्णन हम करेंगे अगर करना पड़ा तो किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो नहीं जानता है। तो ये भारत का थॉरोफेयर है। उसके बाद इसमें बहुत सारी चीजें और हैं जिसकी मैं चर्चा नहीं कर रही हूँ। तब मेरी रुचि जागी कि भाई आप लोग किस आधार पर कह रहे हो कि गजना के महमूद ने सोमनाथ विध्वंस किया। अभी तक मेरे मन में ये बात नहीं आई थी कि सोमनाथ का विध्वंस नहीं हुआ, ये बात नहीं मेरे मन में थी। मेरा मन तलाश रहा था कि दूसरी किताब होगी, तीसरी किताब होगी, कोई चौथी किताब होगी। मेरा तो ये विषय नहीं है, मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा है। अल-बरूनी ने लिखा होगा, किसी और ने लिखा होगा, कहीं कोई शिलापट्ट होगा, कहीं कोई लेख होगा, कहीं कोई ताम्रपत्र होगा, कहीं कोई न्यूमिस्मेटिक एविडेंस होगा, भारत में होगा, या अंग्रेजों ने बाद में खोज खाज करके कहीं लिखा होगा। अब साहब इस इंटरेस्ट के बाद जब मैंने जॉन की वगैरह को पढ़ना शुरू किया, भारत के बारे में पढ़ना शुरू किया पिछले 10 साल में, तो बार बार ये कथा आती है कि अलेक्जेंडर के आक्रमण की और ये गजना और घूर वाले महमूद, इन दोनों महमूद के आक्रमण का कोई जिक्र भारतीय वाङ्मय में नहीं है। तो मेरे मन में आया कि शायद बहुत लज्जाजनक प्रसंग है, इसलिए नहीं होगा। तो सिकंदर के यहाँ तो होगा, जिसको ये ग्रीक साहित्य कहते हैं, और ये मियाँ लोग के यहाँ होगा, गजना में होगा, घूर में होगा, कहीं तो होगा। जासूसी फिल्म देखने का, सीरियल देखने का शर्लक होम्स वाला मेरा खोपड़ी है सर। तो फिर पकड़ के खोजना शुरू किया। सबसे पहले अलेक्जेंडर में गए, तो जो कमाल की बात समझ में आई अलेक्जेंडर वाले मामले में, नो कंटेम्पररी हिस्ट्री ऑफ अलेक्जेंडर
सिकंदर का कुछ भी ग्रीक भाषा में नहीं है। सिकंदर के बारे में जो कुछ मिलता है उसके 300 साल बाद, 500 साल बाद रोमन्स का लिखा मिलता है। तुरंत मेरे ध्यान में सिकंदर के बाद आया, अरे इनके कंटेम्प्रोरी सोर्सेस क्या हैं? पुराने समय का इतिहास लेखन अगर करना है तो आपको कंटेम्पररी सोर्सेस पर जाना पड़ेगा। समकालीन लेखन, और यदि आप राजा हैं, यदि आप विजेता हैं, आप खलीफा हैं, आप सुल्तान हैं, आप बादशाह हैं और आपके यहाँ दरबारी लेखन का प्रथा है, हम तब तक इतना ही जानते थे। तो ये सारे लेखन कम से कम आपके दरबारी लेखन में मिलना चाहिए, कम से कम। बाहरी भी 10, 20, 25 लोग लिखेंगे, जल गया, नष्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन जब मैंने ये खोजना शुरू किया तो मैं अभी जब अलबरूनी के बाद एक भाषण मैंने दिया भारतीय धरोहर में, श्री रविशंकर जी ने, आपके डायरेक्टर ने करवाया ये भाषण। इसके बाद मेरी चर्चा तुफैल चतुर्वेदी जी से हुई, वो बहुत बोलते बालते रहते हैं। तो मैंने कहा जी कंटेम्प्ररी हिस्ट्री, वो तर्क उनके लॉजिक समझ में आ गया। तो उन्होंने मुझे किसी से मिलाया, किसी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर से, वो संघ से भी जुड़े हुए थे। कहा कि ये जानते होंगे, सब ये बताएंगे। तो मैंने उनसे पूछा, बोले नहीं जी आक्रमण तो हुआ था, सोमनाथ विध्वंस तो हुआ था। हमने कहा जी जरूर हुआ होगा, वो मुझे जरा कंटेम्प्ररी सोर्स पढ़ने का इच्छा है। मैं चूंकि अर्थशास्त्र की छात्र हूँ, अर्थशास्त्र में आंकड़ों से बहुत काम किया जाता है। आंकड़ा कहाँ से आया वो सोर्स देखा जाता है, वो सोर्स कितना रिलायबल है, किस सन का है, कब का है, ये देखा जाता है। ये मेरा अभ्यास था। तो अंत में उन्होंने भी हाथ खड़ा कर दिया, मेरी जानकारी में कोई कंटेम्प्ररी सोर्स नहीं है। फिर मैंने रविशंकर जी को कहा, 10 लोगों को कहा, तो अंत में प्रबुद्ध मिश्रा, जिनकी चर्चा मैं कई बार करती हूँ, उन्होंने ये 2 किताब मुझे खरीद कर लाकर पिछले साल दिया। और इस किताब, तब तक मैं ये सब पढ़ चुकी थी, डाउसन वगैरह। लेकिन डाउसन वगैरह पढ़ के गुस्सा तो आ रहा था, क्रोध आ रहा था, मजा नहीं आ रहा था, हंसी नहीं आ रहा था, रोमिला था। पर पढ़ के हंसते हंसते पेट फूल गया। और इनकी कमाल की बाजीगरी और हिंदुओं की कमाल की नेविटी, लज्जाजनक शर्मनाक नेविटी पर धिक्कार की भावना आई। अरे तुम रोमिला थापर को भी पढ़ नहीं पाए आज तक? इतना क्रूशियल पीरियड 1931 में छपी हुई इस किताब को भी तुम लोग नहीं पढ़ पाए, तुम अलबरूनी को भी नहीं पढ़ पाए, और तुम जो मनमाना आया तुमने इतिहास की किताब में लिखा कर एनसीईआरटी और सब जगह पढ़ाया। भारत सरकार पर भारतीय नागरिक को मुकदमा करना चाहिए, हमारे पूर्वजों को इस प्रकार कलंकित करने के लिए। ये किताब पिछले साल पढ़ी और उसके थोड़े दिन पहले हिस्ट्री ऑफ इंडिया इलियट एंड डाउसन की पढ़ी। अब ये पूरा का पूरा शुरू के रोमन के पन्ने शुरू होते हैं। ये पहला वॉल्यूम है, ये 8 वॉल्यूम है। इनको ना भी पढ़े, ये कूड़ा करकट कोई जरूरत नहीं है। इसमें भी पूरा ना पढ़े, आप रोमन अक्षर के ये 25 पन्ने अगर पढ़ लें, जो तरह तरह का प्रीफेस है। पहला प्रिलिमिनरी नोट लिखा है एक एडवर्ड टॉबस ने। अब इसका थोड़ा कथा सुना दें, कौन है ये डाउसन और कौन है। डाउसन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक मामूली सा कारकुन है। उसी ने ये, डाउसन ने इलियट एक कारकुन है और इसी ने ये काम शुरू किया। वो ईस्ट इंडिया कंपनी को चिट्ठी लिखता है कि साहब अरे इतिहास लिखवाओ। किसका इतिहास? मुसलमानों का इतिहास। कब की बात है? 1857 के पहले की बात है। क्यों लिखवाओ? अभी सब पढ़ के सुनाऊंगी। ये हिंदू बाबुओं की, इन बंगाली बाबुओं की बकबक नहीं सुनी जाती है। ये अपने राजाओं के बड़े बड़े स्थापत्य को देखकर घमंड में बावले घूमते हैं। ये हमको कुछ नहीं समझते हैं।
अगर आप बांग्ला उपन्यास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इनको कैसे दुत्कारा जाता था फॉर वेरियस रीजन। तो वो कहता है इनको बताओ कि मुसलमानों ने तुमको कितना मारा, तुमको कितना कूटा, तुमको क्या क्या किया, तब ये हमको मानेंगे कि हमने इनको उस अत्याचार से मुक्त कराया। पेज, अभी हम बाद में और पन्ने पढ़ेंगे, पेज 19, कौन सा, ये प्रीफेस वाला रोमन पेज 19 है। ये कहता है दो द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ दीज वर्क्स मे बी स्मॉल, ये जो 8 वॉल्यूम हम तैयार करवाए हैं इनकी कीमत कुछ खास नहीं है। They may still yield much that is worth observation to anyone who will attentively examine them. They will serve to dispel the mist of ignorance by which the knowledge of India is too much obscured and show that the history of Mohammedan period remains yet to be written. इनके समय तक मोहम्मदन पीरियड का इतिहास लिखा हुआ नहीं है। अभी बहुत विस्तार से हम बताएंगे, ये तो एक काम का पैराग्राफ है जिसको हम पढ़ रहे हैं। They will make our native subjects, बंगाली बाबू लोग, more sensible of the immense advantage accruing to them under the mildness and equity of our rule. तुम मोहम्मदन पीरियड का इतिहास लिख रहे हो और यहाँ क्या कहते हो? The history of India as told by its own historian. नीचे द मोहम्मदन पीरियड, इसमें भारत का इतिहास नहीं है। भारत के इतिहास में इन मुसलमानों का छींट छाट एक ऐसा सा है, अ फ्लीटिंग मोमेंट ऑफ हिस्ट्री, वो भी इसी ने लिखा है। अभी हम पढ़ के सुनाते हैं, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज कई जगह से पढ़ के सुनाते हैं। कुछ छोड़ते जाते हैं, आगे पढ़ रहे हैं। वी शुड नो लॉन्गर हियर बम्बास्टिक बाबूज enjoying under our government the highest degree of personal liberty. कौन? अपना क्लर्क, ईस्ट इंडिया कंपनी का हायर्ड भारतीय बंगाली क्लर्क जो बहुत लोली पेड है, उसका बम्बास्टिक भाषण के मारे परेशान है। We should no longer hear bombastic babus enjoying under our government the highest degree of personal liberty and many more political privileges than were ever conceded to a conquered nation, rant about patriotism. दिन भर सब देशभक्ति का बकबक लगाए हैं, and the degradation of their present position. बार बार कह रहे हैं हमारी हालत तुम लोग के अधीन बहुत खराब हो गई है, बंगाली बिगड़ रहे हैं, हम लोग पहले सुख से तुम खराब थे। If they would dive into any of volume mentioned herein, यहाँ जो वॉल्यूम है अगर इसको देखेंगे, इट वुड टेक दीज यंग ब्रूट्स एंड फोशियंस, क्या कह रहा है? ब्रूटस एंड फोशियंस अ वेरी शॉर्ट टाइम टू लर्न। भाषा देखिए, that in the days of that dark period for whose return they sigh, even the bare utterance of their ridiculous fantasies would have been attended not with silence and contempt but with severe discipline, molten lead or impalement. Construction, उनको बताओ। We should be compelled to listen no more to the clamors against resumption of rent-free tenures. हमको फिर नहीं सुनना पड़ेगा लगान से मुक्त रेंट फ्री टेन्योर का, when almost every page will show that there was no tenure. जब एक पन्ना बताएगा, हर पन्ना बताएगा कोई टेन्योर नहीं है, whenever is designation वगैरह वगैरह वगैरह। फिर पेज 20 में है, should any ambitious functionary entertain the desire of emulating the exceedingly magnificent structures of his Mughal predecessors, it will check his aspirations to learn that beyond palaces and porticos, temples and tombs, there is little worthy of emulation. ये कंस्ट्रक्ट करेंगे, ये ईस्ट इंडिया कंपनी को जो चिट्ठी लिख रहा है उसका पार्ट है। The extreme beauty and elegance of many of their structures, इन हिंदुओं के स्थापत्य हमारे पूर्वजों के ऐतिहासिक वैभव और सामर्थ्य का जागृत प्रमाण कब ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने किसको प्राइड दे रहा है?
उन साधारण मामूली हिंदुओं को जो ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी करने को मजबूर हैं, जाति च्युत होने के डर के बावजूद। उनको जो घमंड है, देयर एक्सट्रीम ब्यूटी एंड एलिगेंस ऑफ मेनी ऑफ देयर स्ट्रक्चर्स इट इज नॉट अटेम्प्टेड टू डिनाई वगैरह वगैरह। हिज रोमांटिक सेंटिमेंट्स मे हैव बीन एक्साइटेड बाय द ग्लोइंग इमेजरी ऑफ लाला रुख। अब ये लाला रुख कौन है? And he may have indulged himself with visions of Jahangir's broad highways from one distant capital to a लंबा लंबा लंबा। ये कह रहा है 19वीं शताब्दी में हिंदुओं के घमंड को तोड़ने के लिए ये 8 वॉल्यूम है। अभी समय है ना अपने पास? पूरा हो गया तो 10 मिनट और हैं। तो अब वो इसमें काफ़ी अलग से हम छोड़ रहे हैं। वो ईस्ट इंडिया कंपनी को कह रहा है भाई देखो, एक ऐसा इतिहास लिखने का बहुत ज़रूरी है जिससे इनका कॉन्फिडेंस टूटे। ये हमारे रेजिम को, ईस्ट इंडिया कंपनी के रेजिम को बंगाल में ज़रा शांति से स्वीकार कर ले, इसके लिए ही लिखना ज़रूरी है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत थोड़ा पैसा दिया, नहीं पैसा दिया, बाद में इसने अपना पैसा वैसा खर्च करके लिखना शुरू किया। अब जो कहानी है, या बिना किताब को पढ़े हम फटाफट बता दें। इसने जब इस्लामिक पीरियड के लिए पुस्तकें ढूंढना शुरू किया, वो अगले भाषण में हम आपको पढ़ पढ़ के बता देंगे, अभी सार बता दें। पुस्तकें ढूंढना शुरू किया, पुस्तकें है ही नहीं। कहाँ पर? बंगाल पर। बंगाल में काहे भाई? बंगाल तो तुम कह रहे हो औरंगजेब के बाद मुर्शिद कुली खान देख रहा है, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा सिराजुद्दौला। 1707 में औरंगजेब बनाया, 1757 में सिराजुद्दौला को हटाए, 50 साल में मुर्शिद कुली खान, उसका बेटा का नाम सुजाउद्दौला है शायद, और ये पोता नहीं नाती है। इनके पास किताबें ही नहीं है, और ये 1800 के कुछ बाद है। तुम तो हमको बता रहे हो कि जी 1857 तक मुगलों का राज्य है। इनको दिल्ली में भी किताब नहीं मिली, इनको आगरा में भी किताब नहीं मिली। तुम तो कह रहे हो जी हैदराबाद में, मैसूर में टीपू सुल्तान है, और वो उसका बाप हैदर अली है, उसके यहाँ भी किताब नहीं है। फिर ये आगे कहता है, हम पढ़ के आपको सुनाएंगे। जी छोड़िए किताब तो मिलना, लोगों को किताबों का नाम ही नहीं पता है। वो कह रहे हैं जी हमने तो सुना ही नहीं है किताबों का नाम। ये पूरा का पूरा पोर्शन पढ़ के, या रुकिए अभी पहले मैं ब्रीफ बता दूं। किताबों का नाम ही नहीं है, तो फिर ये विज्ञापन तो क्या निकलवाते हैं, जगह जगह कहलवाते हैं। जिसके पास जो कुछ हो, मैन्युस्क्रिप्ट हो, कुछ भी हो, लाके दो, जमा करो, हम इसका इतना इतना पैसा देंगे। धड़ाधड़ चीजें आके जमा होने लगी। जो आके जमा हो रही वो किताबें नहीं है, इसमें सब दिया है, पन्ने हैं, कागजात हैं। तो ये कह रहा है फोर्जरी है, झूठ है। मेरे पास तुझुके जहांगीर, मुगल शासन, मुगलिया सल्तनत में अकबर, अरे कहो ना जलालुद्दीन का बेटा सलीम, नहीं अकबर के आगे ये मूर्ख, अकबर दी ग्रेट, उसका बेटा जहांगीर, उसका तुझके जहांगीर, 2 मेरे पास है, 4-5 जहांगीर है। ऐसे ही पता नहीं कितना अकबरनामा है, पता नहीं क्या क्या है। तो ये विस्तार से कह रहा है कितना बड़ा फ्रॉड, फोर्जरी, क्या क्या हो रहा है, सब अभी पढ़ के सुनाएंगे। दूसरा ये क्या कह रहा है, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाई इट्स ओन हिस्टोरियंस, यानी इसका मुहम्मदन पीरियड का ही चलो सही। तो इसके अनुसार गजना वाले महमूद का, घूर वाले महमूद का लेखन कहाँ मिलना चाहिए? भारतीय मुसलमान लेखकों में। यही ना कह रहा है किताब। ये कह रहा है जी कोई एक कासिम था जिसने, हम लोग को भी पढ़ाया गया बचपन में 8 क्लास तक, जिसने सिंध विंध पर शासन किया। तो उसका कहानी किस्सा कहाँ मिलना चाहिए? भारत के किसी इतिहासकार में। अभी आगे दिखाएंगे हम आपको। अंदर जाके पलटा मार जाता है और फिर कहता है इंडिया एज नोन टू द कंटेम्पररी अरब्स।
अब भारत से अरब कहाँ आ गया भाई? और अरब से तो एको बंदा भारत नहीं आया भाई। तुम्हारे अपने अनुसार जो तुम्हारा कंस्ट्रक्ट है, क्यों नहीं आया? पैगंबर साहब के जाने के वो 4 खलीफा 35-40 साल में निपट गए हैं। इनके जाने के बाद तो इन पर विदेशियों का शासन हो गया है ना। इन पर पर्शियंस का शासन है, तुर्कों का शासन है। 10वीं शताब्दी छोड़ो, 8वीं शताब्दी में जो अरब गुलाम हुए हैं उनको तो काफिर अंग्रेजों ने 1922 में मुक्त किया है ना। और वो मुक्ति भी कितनी फ्लिमजी है कि उनके खोपड़ी पर लाके बैठा दिया बहाव वाले बहावियों को। ये जो सऊद वऊद हैं, ये तो बहाव है ना। वहां तो कहा गया है इस्लाम में जो पहली कंडीशन है, पैगंबर साहब आखिरी रसूल हैं। ये बहाव तो अपने को रसूल कहते हैं। तो इनके खोपड़ी पर लाके किसको बैठाया? जो मक्का को नष्ट करना चाह रहा है, जो मदीना को नष्ट करना चाह रहा है, जिसने बार बार नष्ट करने का प्रयास किया, और अभी 2 साल पहले जिसको नष्ट करने का प्रयास। तो आगे क्या लिखता है? एज नोन टू, आगे पढ़ने किताब से ही मैं बताऊंगी, यही किताब 2-3 दिन चलेगा। टू अरब्स, फिर पहला नाम जो अरब का, अच्छा इसमें थोड़ा सा और बता दूं। अब ये होता है कि ये जो इलियट महोदय हैं, मामूली से क्लर्क हैं, ये 49 साल की उम्र में बीमार हो जाते हैं, जहाँ तक मुझे याद है भारती में मर उड़ जाते हैं। ये सब इसका लिखा हुआ शुरू के 25 पन्ने का बता रही हूँ। फिर इनकी जो विधवा हैं वो सब ले जाती हैं इंग्लैंड में कई लोगों से बात करती हैं, पूरा जानने योग्य है कि भाई इसका कुछ करो। तो वो करने में वो एक एडिटर के पास गया सब कुछ। दूसरा एडिटर ये डाउसन है। वो एडिटर ने कागजों की जो हालत देखी, अपना हाथ खड़ा कर दिया। तो दूसरा एडिटर कहाँ बैठा है? सैंडहर्स्ट में, इंग्लैंड में। और इंग्लैंड में बैठ के वो इन किताबों का, इन कागजों को हैंडल कर रहा है। किताब नहीं है, कागज है। और उसका एक पन्ना है, हम पढ़ के सुनाएंगे आप लोग को। बिना पढ़े उसका भाव ही नहीं आएगा। दे आर इन सच ए शैबी स्कैटर्ड सिचुएशन। और वो अंग्रेजी में लिखा हुआ पन्ना नहीं ना है। अकबर तक चगताई में लिख रहा है, बाबर चगताई में लिख रहा है। चगताई क्या है? तुर्कियों की एक भाषा है। गजना वाला अफगान है, ये तुर्की नहीं है। तो इनके यहाँ का जो लेखन है वो दूसरी भाषा में। जैसे हम लोग भोजपुरी अंचल के हैं, लेकिन हम भोजपुरी अंचल का टेक्स्ट अगर हर भोजपुरी अंचल का पढ़ें तो अभी भी पढ़ के अर्थ नहीं निकाल पाएंगे। एक भोजपुरी अंचल, एक बोली, भाषा नहीं, भाषा हिंदी है, एक बोली भोजपुरी, लेकिन वो जितने प्रकार से बोली जाती है उसको यदि लिख दिया जाए तो भोजपुरी को समझने में दिक्कत होती है। मैं मारवाड़ी हूँ, मैं राजस्थानी हूँ। राजस्थान के भिन्न भिन्न इलाकों की बोली नहीं समझ पाऊंगी, पढ़ना तो भूल जाएंगे। और ये पूरा इस इलाके का 20-30 भाषा, बोली नहीं कह रहे हैं, बोली तो अवधी भी हुई, ब्रजभाषा भी हुई, लखनऊ की बोली, बनारस की बोली, पटना की बोली, भागलपुर की बोली तो समझ में नहीं आता है। ये बांग्ला भी देख लेते हैं, कन्नड़ भी देख लेते हैं, सब देख लेते हैं। और कहाँ पर? सैंडहर्स्ट में बैठकर, जहाँ उस व्यक्ति के पास कोई भी ट्रांसलेटर नहीं है। खुद कह रहा है, ये कह रहा है इसमें से मेरे को एक भी भाषा नहीं आती है। ये भी कह रहा है कि बहुत सा ट्रांसलेशन आया है मेरे पास। ये ट्रांसलेशन झूठा है, खराब है, करने वालों ने अपने मनमानी ढंग से किया है। तुझे कैसे पता भैया? तुझे तो मूल टेक्स्ट नहीं पता। फिर ये कहता है ट्रांसलेटर ज्यादातर बाबू, मुंशी और पंडित लोग हैं। बाबू, मुंशी, पंडित को 18वीं शताब्दी के बंगाल में उर्दू तो आ सकती है, पर्शियन तो आ सकती है, चगताई कैसे आएगी? बहुत से अनुवाद ये फ्रांस में बैठ के कर रहे हैं। उस समय डिक्शनरी बनी हुई थी चगताई की। अभी हम लोग अंग्रेजी भाषा से इतने अधिक परिचित हैं
फिर भी कितने शब्दों के लिए डिक्शनरी देखते ही रहते हैं, निरंतर देखते रहते हैं। अगर फ्रेंच में मैं काम करना चाहूँ, साल भर में कितनी भी होशियार हो जाऊँ, बिना डिक्शनरी के कर लूँगी। ये हर भाषा का अनुवाद कर रहे हैं, इस पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे। तो इस 25 पेज के बारे में हम अपने अगले भाषण में बोलेंगे, केवल इन 25 पेजों के बारे में। वो 25 पेज के बाद ये खुद ही कह रहा है कि ये जो कुछ लिखा गया, इसका इंट्रिंसिक वैल्यू इज वेरी, क्या शब्द था, स्कैंटी या फ्लिमजी शब्द, स्कैंटी शायद शब्द था, और इसके आधार पर दुनिया का इतिहास लिख दिया गया है। यानी न सीमेंट है, न बालू है, न गारा है, न चूना है, चारों नहीं है, गोबर है, गधे का लीद है, घोड़े का लीद है, सुअर का लीद है, और उससे ये सब मस्जिद बना देंगे कि चर्च बना देंगे। ये भारत का इतिहास लिख रहे हैं। आज जो मैं बात करने की कोशिश कर रही हूँ, उसमें दो बात मैंने कहा मूल। एक, जिसके हम विटनेस स्वयं नहीं हैं, उस इतिहास को लिखने के लिए सोर्सेज चाहिए, लिखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए। सोर्सेज क्या है? लिटरेरी एंड नॉन लिटरेरी सोर्सेज, लिखित और आर्कियोलॉजी। लिखित कहाँ कहाँ है? कागज पर है, रॉक पर है, ताम्रपत्र पर है, लौह पत्र पर है, कोई बर्तन में है, कोई सिक्के पर है, कोई मूर्ति के नीचे है। ये हुआ लेखन। उस देश की सीमा में है, किसी दूसरे देश की सीमा में है, कोई सुदूर में है। जैसे भारत को जापान में शिंटो कहते हैं, यहाँ इंडी कहते हैं। लिटरेरी सोर्स। दूसरा जानने का उपाय है आर्कियोलॉजिकल सोर्स। इसको ही हम पढ़ के सुनाएंगे आपको, कैम्ब्रिज वाले को। तो ये कह रहा है जी कोई सोर्स अवेलेबल नहीं है। लिटरेरी नो सोर्स। नो सोर्स का मतलब न किताब, न कॉपी, न खुतबा, न कोई राजाज्ञा, न कोई रफ कागज, जैसे फेंके हुए कूड़े के कागज से ये चीन का इतिहास लिख रहे हैं, या एक गड्ढे में मिला बहुत सारा कछुए का पीठ का खोल जिस पर कुछ लाइन है, उसके आधार पर लिख रहे हैं। चीन वाले सोर्सेस पर हम लोग बात करें, वो भी कुछ नहीं है, ये नहीं जी, जवाब सफा साफ है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस भी नहीं है। मैं आपके चैनल पर आईने अकबरी तो पढ़ ही रही हूँ, अभी मैं बाबरनामा आप लोग को पढ़ के सुनाऊंगी, और बाबरनामा का जिसने अनुवाद किया वो बाबरनामा के बारे में क्या कह रहा है। मतलब लिटरली जो भाषा मैंने प्रयोग किया, इसी भाषा के साथ इस पूरे कंस्ट्रक्ट को, इतिहास को नहीं, हिस्ट्री को नहीं, इस कंस्ट्रक्ट को समझा जा सकता है। क्या? गाय का लीद नहीं, भैंस का लीद, गोबर का, भैंस का लीद, घोड़े का लीद, गधे का लीद, सुअर का लीद। कितना भी पौष्टिक खाना बना के उसको आप लीद निकालेंगे, कितना भी मिलाएंगे, कितना भी आपको जानकारी हो, केमिकल फेमिकल बनाएंगे, मकान और किले नहीं बनते। इस कूड़ कबाड़ से इतिहास नहीं लिखा जाता है। इससे बिजूका जो तैयार होता है, उससे चिड़िया दाना खाने भले ना आए, हिंदू नहीं डरे बरेंगे। और जो डरे बरे वो डरे बरे नहीं। इंडियन स्टेट पर इलीगल कब्जा नेहरू एंड कंपनी का हुआ, ट्रांसफर ऑफ पावर के तहत। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ, इंडियन स्टेट पर नेहरू एंड कंपनी का जो इलीगल कब्जा हुआ, उसमें कम्युनिस्टों और मुसलमानों को शिक्षा मंत्रालय दिया गया, मीडिया दिया गया, अकेडमिया दिया गया। उन्होंने स्कूली बच्चों को जबरदस्ती कुछ लिख के दे दिया गया, सालों साल पढ़ाया गया, और उसके बावजूद 70 साल में भारत में कहीं भी एक भी इनकी स्थापना पूरी तरह स्थापित नहीं हो पाई। अतः ये कंस्ट्रक्ट केवल बिजूका है, जो हिंदुओं को डराने के लिए तो बनाया गया, लेकिन हिंदुओं को डराने में पूरी तरह असफल सिद्ध हुआ। धन्यवाद।